अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान और कुछ गैर मुल्की ख़बरों पर अपना तज्ज़िया लेकर हमेशा की तरह हाज़िर हूं। आज जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अहम ख़बर है वो तो आपने सुन ही ली होगी और बड़ी न सिर्फ अहम है, बहुत अजीब भी है। एक तो ख़बर ये थी कि इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी के हवाले से जो एक इनका प्लान था, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि इनका प्लान था कि 16 तारीख तक या 16 तारीख के फ़ौरन 16 तारीख से पहले या 16 तारीख तक इमरान ख़ान को गिरफ़्तार करने का इनका प्लान था, ताकि इमरान ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया जाए और उसके साथ ही जैसे ही इमरान ख़ान गिरफ़्तार होते ही ये फ़ौरन इलेक्शन कमीशन से उनकी नाअहली का एक फ़ैसला जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वो करवा सकते थे, ताकि जेल के अंदर होने की वजह से और जो फिर फ़ौरन 17 तारीख को जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसमें जो कोई भी सेकंड जो उनकी पार्टी है मतलब ये जो पीडीएम के जो लोग हैं उनके जो भी कैंडिडेट हैं वो खुद ब खुद जीत जाएँ। ज़ाहिर सी बात है, जो आदमी नाअहल हो गया और उसका निशान कैंसिल हो गया तो उसके वोट भी ज़ाया होंगे और ज़ाहिर सी बात है भाई जिसको वोट पड़ेंगे वो उसी के ही बंदा जो है जीता हुआ माना जाएगा। ये इनकी खुफिया प्लानिंग थी। और बहुत सारे लोग जो कह रहे थे ना कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन का हुकूमत ने कहा था इलेक्शन कराने का, और कहा गया था कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं और वो बाद में किए जाएं और ज़िमनी इंतखाबात, तो इलेक्शन कमीशन नहीं माना। हमने भी आपको यही कहा था, लेकिन इस मुल्क में इतनी साजिशें होती हैं, यानी एक साजिश के अंदर एक साजिश होती है। आपने मिसाल सुना होगा, तो बच्चे एक मिसाल देते हैं ना, डब्बा डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा। तो वो जो हमारे पाकिस्तान में ना इस वक्त मैं साजिश देख रहा हूँ कि एक साजिश है, साजिश के अंदर साजिश है और फिर उसके अंदर एक साजिश है। यानी लोग जो है ना एक दूसरे को, यानी एक डिपार्टमेंट के अंदर भी और एक तयशुदा उमूर के अंदर भी लोग एक दूसरे को लोग जुल दे रहे हैं। जब मुझे कल पता लगा ईसीबी की अहम ज़राए से जब मैंने पता किया तो पता ही लगा कि ये जो हुकूमत ने कहा था कि आप इलेक्शन कैंसिल कर दें, बुनियादी तौर पर वो कैंसिल नहीं कराना चाहते थे, उन्होंने दिखाने के लिए कहा था ताकि जब इलेक्शन कमीशन इसको बुनियादी तौर पर चाहते थे कि इलेक्शन हो, लेकिन कहा यह गया था कि इलेक्शन कमीशन इसको आगे करे, लेकिन अंडर टेबल ये था कि आपने इसको रिजेक्ट कर देना है, ताकि हम जो इमरान खान की तरफ से जो एक नैरेटिव बनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत को सपोर्ट करता है और मौजूदा हुकूमत जो है इलेक्शन कमीशन के साथ है, तो वो एक नैरेटिव गलत हो जाएगा। और हमें जो है, जो हमारा प्लान है वो यही है कि 16 अक्टूबर को जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन से पहले इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और गिरफ़्तार जैसे ही इमरान खान गिरफ़्तार होकर जेल पहुंचेंगे, दूसरे दिन इसी फौरी तौर पर वो उनको नाअहली का उनका नोटिस निकाल दिया जाएगा। बड़ी तेज़ी से, मतलब दिनों के अंदर जैसे काम करते हैं, जब बेईमानी करनी होती है तो जैसे निकालते हैं, ये इनका प्लान था। तो इन्होंने कहा लेकिन आपने कहना ये है कि हमने इसको कैंसिल नहीं करा, आगे लेके आएंगे, ताकि फिर ये, और वही हुआ, सब लोग ये कहने के जनाब हुकूमत को शिकस्त हो गई, एक और नैरेटिव जो है मतलब हुकूमत का जो था वो नाकाम हो गया। मुझे हैरत हुई ये बात सुन के, जब मुझे उन्होंने कहा कि नहीं फैसल साहब, ये हमारी उनकी अंडरस्टूड थी बात, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी। इन्होंने कहा था कि आप पहले करना है, तो मैंने कहा तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये जनाब प्लान था हमारा कि इस तरह इन्होंने इनको पकड़ना था, और इसीलिए कल जो है अचानक एफआई के जरिए इनके ऊपर मुकदमात कायम किए गए। और जो मैंने आपको बताया था उसमें कल मुझे बाद में रात को ये पता लगा, इंतहाई अहम ज़राए से जो कि तमाम ऑपरेशन के जिम्मेदार थे, उन्होंने कहा था कि कल रात या आज रात अगर ये ज़मानत अगर ना होती हाई कोर्ट से, तो आज रात या कल जो गुजर गई रात या आज की रात, एक तो पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी, उनके अतराफ़ के अंदर जितने घर थे वहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट हो चुकी थी, सादा वर्दी में पुलिस आ चुकी थी, बनी गाला के बाहर बहुत ज़्यादा पुलिस थी। इन्होंने रात को अचानक हेलीकॉप्टर के जरिए बनी गाला के ऊपर कमांडोज उतारने थे, कमांडोज उतार कर बनी गाला के अंदर ही, बनी गाला की हदूद के अंदर, उनके घर के अंदर कमांडोज उतार के ऑपरेशन करके इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करना था, और गिरफ्तार करके या नज़रबंद करना था, जो भी करना था, ये आज या कल में इन्होंने करना था। लेकिन आज चूंकि इमरान खान चले गए और इमरान खान ने जाते ही वहाँ पे कोर्ट के अंदर जब अपीयर हुए, तो हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको जब बताया गया तो उनको सारी सूरत हाल भी बताई गई जज साहब को कि जनाब वहाँ तो इतने सारे लोग मौजूद हैं, हम तो अगर बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने वहाँ से ऑर्डर निकाला कि उनके यहाँ कोर्ट पहुँचने तक उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तो आपने देखा फिर इमरान खान पहुँचे और उसके बाद फिर उनकी ज़मानत हो गई, वो ज़मानत उनकी 18 तारीख तक हो गई। तो ये तो एक मतलब यूँ समझ ले कि हुकूमत का हकीकत में एक ख्वाब जो है चिकनाचूर हो गया, बरी होगा, सब ख़त्म कहानी।
तो वो जनाब, मुझे हैरत की बात है कि इस तरीके से उसके अंदर, जिसमें कि हज़ारों, मैंने, मुझे गिनती तो याद नहीं, लेकिन जब मैंने उस वक़्त मुझे जब डिस्कस किया गया था तो कुछ चीज़ें भेजी थी, तो मैंने कहा यार ये कौन पढ़ेगा। बहरहाल सीधा सीधा चीज़ें देखी थी, उसमें कुछ सबूत देखे थे। तो उस वक़्त हमने कहा था, मैंने कहा कि शायद ही कहीं प्रेस में भी कहीं होगा, उस वक्त हमने ये बात कही थी किसी से, पाकिस्तान में भी, कि अगर, मैंने कहा कि ये जो केस है, अगर इसके अंदर खुद शहबाज शरीफ को भी अगर जज बना दिया जाए तो इस केस के अंदर वो खुद भी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। वो इतने सबूत थे, और तकरीबन को 70 के करीब या 70 या 80 के करीब तो गवाहन थे जो आने के लिए तैयार थे, रेडी, अपने खर्चे के ऊपर वो आके कोर्ट में और मजीद सबूतों के साथ गवाही देने के लिए तैयार थे। लेकिन आज वो देखें कि वो केस भी है, वो आप, उन्होंने कह दिया कि जनाब सब कुछ ख़त्म हो गया। बुनियादी तौर पर तो देखिए, जिस वक्त ये आए थे ना शहबाज शरीफ साहब, तो उसी दिन मैंने कह दिया था, आपको याद होगा, अगर मेरा वीलॉग आपने देखा होगा, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये मामला तो ख़त्म है। लेकिन हम ये समझते थे कि शायद एक, मतलब एक ख्याल था मेरा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें देखी थी, देखने के बाद तो हर इंसान को ख्याल होता है ना। मेरा ख्याल था कि एक दो पेशियाँ वेशियाँ होंगी, कुछ बुलाएंगे, कुछ एक आध क्रॉस आर्गूमेंट वगैरह होंगे, कोई एक दो सबूत पेश होंगे, उसको वो ये कहेंगे कि भाई ये कुछ सबूत हमारे समझ में नहीं आ रहे। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, वो तो उन्होंने बस ऐसे ही कह दिया सब कुछ उन्होंने करना ही। अच्छा, फिर मज़े की बात है कि अब जजेस भी क्या करें, स्पेशल कोर्ट के जज, क्योंकि आपको पता है कि नैब तो ख़त्म हो गई। नैब के बारे में कल मैंने बता दिया था, नैब के कवानीन, अब जिसने मुकदमा करना था, जब वो ही आकर कह रहा है कि जनाब कोई मुकदमा नहीं, हमारे पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, और वो खुद कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये तो मुकदमे गलत था, तो फिर आप मुझे बताइए वो जज भी बेचारा क्या करेगा? जज भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इशारतन किनायतन मैं बताता रहा हूँ कि सारे फैसले जो हैं, ये जो रिजीम चेंज हुआ है, और रिजीम चेंज के अंदर जिन लोगों को वो लाना चाह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उनसे वादा हुआ है, उनसे डील हुई है, तो उस डील का हिस्सा है कि उनको लाना है और उनको फ्री हैंड देना है। तो ये अब फ्री हैंड मिल गया है। अब आप देखें, शहबाज शरीफ को बरी करना था, वो बरी हो गए, इसाक डार आ गए, मरियम नवाज़ बाहर चली गई। अब एक रह गया मामला नवाज़ शरीफ का, कि नवाज़ शरीफ साहब वापस आ जाएं। वो मैंने आपको बताया था कि वो मामला इसलिए फंसा हुआ है कि नवाज़ शरीफ अड़ गए हैं वहाँ पे अपने मर्ज़ी के चीफ़ के ऊपर, और जबकि हमारे मौजूदा चीफ़ हैं इस वक्त माफ़ कीजिएगा, सिपह सालार साहब, वो उस चीफ़ को लाना चाहते हैं जो कि अमेरिका ने उनको कहा है। तो इसलिए अब वो थोड़ी सी मामला बिगड़ा हुआ है, इसीलिए उन्होंने इसाक डार को भी भेजा हुआ है। अमेरिका गए हुए इसाक डार, और मुझे पता लगा था आज सुबह कि वो कुछ लोगों से वहाँ मुलाकातें की हैं उन्होंने, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई इसमें कोई लचक लाई जा सकती है, या अगर कोई जो वो लाना चाहते हैं अमेरिका की तरफ से, अगर कोई चीफ़ आ रहा है तो वो चीफ़ जो है किस तरीके से, क्या ऐसा हो सकता है कि वो नवाज़ शरीफ के साथ को कोऑर्डिनेशन करे, क्योंकि नवाज़ शरीफ के कुछ अपने प्लान हैं और नवाज़ शरीफ के वो प्लान हैं जो कि अमेरिका के साथ, मैंने बड़े खुलकर बताया कि अमेरिका के साथ उनके वादे वहीद हैं, और नवाज़ शरीफ के किस किस्म के वादे वहीद हैं ये अब मैं बार बार नहीं कहूँगा, सब लोगों को पता है। तो उस पस मंज़र के अंदर वो देखने के लिए गए हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ को ये महसूस हो रहा है कि चीफ़ के साथ जो है ना, चीफ़ उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। मतलब जो कहा गया था, क्योंकि उनकी तो बात यही थी ना बुनियादी तौर पर कि बस सब खत्म हो जाए, लेकिन चूंकि अब इन्होंने कुछ बातें करनी शुरू कर दी, और फिर दूसरा ये कि इन्होंने वहाँ से धमकाना भी शुरू कर दिया है। और एक बात मैंने आपको बताई थी इसी के ऊपर के जरदारी साहब की जो बीमारी है, जरदारी साहब की, क्योंकि लॉबिंग इनकी भी है नवाज शरीफ की भी लॉन्ग है, और लॉबिंग किसकी, जरदारी की भी है, लेकिन जरदारी की लॉबिंग ज़रा स्ट्रांग है। अब चूंकि जरदारी साहब आजकल थोड़े से बीमार हो गए और कुछ थोड़े से मामलात हैं, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी लॉबिंग को तेज़ किया, और वो महसूस कर रहे हैं कि जरदारी साहब की बीमारी की वजह से पीपल्स पार्टी की मामलात में गिरफ्त कमज़ोर हुई, तो वो इन्होंने अपनी इंटरनेशनल लॉबिंग ज़रा तेज़ की, और वो अब थोड़ा सा फ़ौज के ऊपर भी दबाव दे रहे हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। और अभी आपने सुना भी होगा, कल भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर ये बताया था आपको कि उन्होंने धमकी वमकी दी थी आप यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ के जो हैं, और उन्होंने को 4 दिन का 5 दिन का टाइम दिया। कोई कह रहा है कि अभी तो हमने किताब के 2 सफ़े खोले हैं, अभी से 50 सफ़े मौजूद हैं। और फिर दूसरा आपको बताया कि वहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ के बाद माशाल्लाह एक वो जो है ना नवाज़ फिल्म्स, जो बहुत बड़ी फिल्में रिलीज़ करती है, बहुत बड़ा, आपने सुना होगा किसी ज़माने में एक हुआ करता था, शबाब किरानवी साहब की शबाब फिल्म्स होती थी, और पता नहीं वो रॉयल पार्क लाहौर के अंदर बड़े बड़े दफ्तर हुआ करते थे। तो वो तमाम दफ्तरों से ज़्यादा बड़ा एक दफ्तर खुला हुआ है इंग्लैंड के अंदर, वो है जनाब नवाज़ फिल्म इंडस्ट्रीज़ जो है ना, वो बड़ी बड़ी जनाब फिल्में, ऐसी फिल्में वो बनाती है कि आप सोच नहीं सकते। तो वो फिल्म जो है वो भी तैयार हैं, तो वो सारी फिल्मों की प्रोडक्शन की वजह से भी इन पे दबाव आ रहा है कि कोई ऐसा ना हो ऐसी को गलत फिल्म आ जाए जो खिड़की तोड़ हफ्ता कर दे इदारों के लिए, किसी के लिए तो कोई और मुसीबत बन जाए। होंगी तो बहुत सारी फ्लॉप ही, लेकिन ख़तरा तो होता है ना कि कोई ऐसा ना हो कि कोई खिड़की तोड़ हफ्ता आ जाए कहीं और टिकटों की ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाए।
तो मसले ख़राब हो जाएं। तो ये भी सारे मामला चल रहे हैं। तो इसलिए अब भेजा है चौधरी। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने आपको बात बताई थी कि चौधरी शुजा हुसैन साहब का और नवाज शरीफ का मैंने आपको बताया था कि अंदर खाते हैं ना, मामला इनके फिट हैं। और ये अब हाशिम डोगर के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, मसले वही हैं, प्लस माइनस एक दो चीज़ें और हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल कंफर्म खबर थी कि हाशिम डोगर साहब को बाद में कह रहे हैं ना वो बहुत सारे लोग कि वो हटा ये था और वो था। देखिए मैंने एक बात आपको बताई थी कि हाशिम डोगर साहब बिल्कुल सिंसियर थे, मैं नहायत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। कुछ लोग पीटीआई की समझते थे कि वो भी जनाब फवाद चौधरी की इतना गंडासा लेकर चले आते, वो गंडासा नहीं लेना था। उन्होंने कहा था कि मैं एक, जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी एक वीलॉग में बताया था कि वो खुद एक रिटायर्ड कर्नल हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते रहे हैं, लेकिन लोग ये समझते थे कि उनके राब्तों को वो डबल विकेट पर नहीं खेल रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं इमरान का सिपाही हूँ, मैं एक फौजी हूँ, मुझे वक्त पे आने दो, मैं जब वक्त होगा ना जंग का, मैं जंग लड़ूंगा, मुझे छोटे मोटे महाजों में आप ना उलझाएं। बड़े खुलकर उन्होंने किसी से ये बात कही थी, तो लोग इसको समझ नहीं रहे थे, लेकिन वो चाहते हैं लोग, हमारे यहाँ भी कुछ पीटीआई में लोग समझते हैं कि जैसे फवाद चौधरी गंडासा रख के आए, तो फवाद चौधरी तो हर बात आके खुल के कहते। अभी 3-4 दिन पहले टीवी पे वो बैठ के किसी को कह रहे थे कि जनाब हमारी हुकूमत आने दें, हम जब जैसे आएंगे 2/3 अक्सर से हम सारे मामले रिवर्स कर देंगे। अरे भाई तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है। ये वाहिद शख्स मैंने देखा है कि जो अपने दुश्मनों को हर चीज़ को पहले से बता देता है कि हमने आके ये करना है, खान साहब ने ये करना है, हम ऐसा कर देंगे। भाई जो तुमने करना है तुम करना, तुम लोगों को क्यों पहले से बता रहे हो कि तुम होशियार रहो। हम मैं तैयारी, उनका मकसद है तब तैयार रहना, कोशिश मतलब चूकना नहीं कभी, मतलब हमें 2/3 अक्सरियत दे दी तो सोच लो तुम्हारी तो मौत है। फिर ये कोई अजीब ही आदमी मैंने फवाद चौधरी देखा है, पता नहीं इन्होंने कैसा पैराशूटर छोड़ा हुआ है इन्होंने, और समझ भी नहीं आता। बहरहाल खैर उनका अपना मसला है। तो हाशिम डोगर से ये तवक्को नहीं की जानी थी, हाशिम डोगर पे इसलिए मामला था। तो हाशिम डोगर ने कहा कि मैं इस मसले के अंदर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट इमरान के खिलाफ, ठीक है जी, मरकज़ इमरान के खिलाफ, वफाकी वज़ीर दाखिला इमरान के खिलाफ, अपना चौधरी परवेज़ इलाही वो मुस्लिम लीग काफ का। तो इन सारी चीज़ों को देख के हाशिम डोगर ने चलना था ना, जाहिर सी बात है। और वो इस चक्कर में था कि जब कभी जब ऑपरेशन खुदा ना खास्ता बड़ा हुआ, जब कोई इमरान की तहरीक चली, तो फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक आपको बड़े वक्त में बड़ा काम करके दिखाऊंगा। मैंने कहा ना कि वो बड़े वक्त में बड़ा काम करना चाह रहे थे, लेकिन अब उन पर जब शिकायतें हुई और फिर ऊपर से जो हमारे जो एक उनको ये था कि भाई ऐवान सदर में भी हमारा आदमी है, लेकिन जब सदर साहब ने वो जो कल वो एक उन्होंने वो कर दिया, एक फोड़ दिया उन्होंने वो 12 ज़बरदस्त तरीके से। अब वो लोग सारे उनको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ कि जो बात उन्होंने कह दी ना वो अब वापस नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी कहता रहे वो। ये कोई अब उसके अंदर वो नहीं कह गो के वो, मैं ये नहीं कहता कि मतलब कोई इमरान की हुकूमत को कुछ वो करेंगे, लेकिन उन्होंने जो अमेरिका का और एक जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक नैरेटिव था, उस नैरेटिव को उन्होंने किसी वजह से उन्होंने बहरहाल एक्सेप्ट कर लिया और इमरान के नैरेटिव की उन्होंने नफ़ी कर दी। तो इसी तरह अब वो आप देखा कि हाशिम डोगर के बाद जो है अशतर औसाफ का भी इस्तीफ़ा आ गया, मतलब, और कहा यह जा रहा है कि वो हाशिम डोगर भी सेहत की ख़राबी की वजह से गए, ये भी सेहत की ख़राबी की वजह से कोई नहीं गया, सब हालात की ख़राबी की और मामलात की बिगड़ती हुई ख़राबी को देखते हुए गए हैं। क्योंकि आपको याद है इसी चैनल से मैंने एक दफ़ा कहा था कि अदलिया के अंदर भी जो मैं तो कल फौजियों का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं जजिस का नाम ले लेता हूँ। मैंने कहा था कि जो अपना काजी ईसा जो ग्रुप है ना, वो इस चक्कर के अंदर है, वो हालात ख़राब कर रहा, और इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके से जजेस के जो नई तानियाती हो रही जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं उसके अंदर ये जो हुकूमत के जो हैं अपना जो सरकारी वकील हैं, ये इसमें अपनी मतलब गड़बड़ करें और हालात को ख़राब करने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों को अशतर औसाफ पसंद नहीं कर रहे थे। तो बुनियादी तौर पर सेहत वेहत की ख़राबी कोई नहीं है, बस यही सारी ख़राबी मैंने आपको बता दी। अच्छा, दूसरा एक चीज़ ये हो गई। दूसरा एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि ये जो अथर मनुल्लाह और हैं अपना उमर अता बंदियाल, इनके हवाले से मैंने आपको इसी उसमें कहा था एक वीडियो के अंदर के लोगों को चाहिए कि वो इन 2 जजेस के ऊपर नज़र रखें। ये वाकई 2 जजेस ऐसे हैं कि जो बहुत काम करना चाहते हैं, और हकीकत के अंदर ये 2 जज या इनके चंद साथी और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि अब ये तो 2 सामने आ गए ना, तो मैं अब दूसरों का नाम मैं नहीं लेता, वरना फिर वो मतलब ये तो आगे हैं कि भाई खुलकर ये गैर जानिबदार होकर निडर होकर काम कर रहे हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खौफ खुदा रखते हैं, वो काम करते हुए आपको नजर आएंगे, और आज देख लें मुसलसल वही काम कर रहे हैं। आज भी इमरान खान की जो गिरफ्तारी का जो ख्वाब टूटा है ना, जो धचका लगा, वो भी अथर मनुल्लाह की वजह से लगा है। तो कल परसों रात को भी, कल भी, और अब मुसलसल इस वक्त भी कहीं ना कहीं लोग के आपस में अथर मनुल्लाह के और इनके जो है उमर अता बंदियाल के और कुछ जजों के आपस में राब्ते जो है कायम है, और वो सारी सूरत हाल को जिस तरीके से हो रही है, इनके आपस के अंदर राब्ते हैं, और वो राब्ते करके वो भी नज़र रखे हुए हैं कि मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है।
अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो है आपका इंटरनेशनल सूरत हाल बदस्तूर बिगड़ती जा रही है, और यूक्रेन के हवाले से आपको सारी बात मैंने बता दी थी। यूक्रेन के ऊपर वो जो हमला हुआ जवाबी रूस का, उसके बाद वो हमले मुसलसल बढ़ रहे हैं। आज भी उन्होंने हमला किया है, तकरीबन 6 जगह और हमले किए हैं, और उन्होंने एक वार्निंग आज दी है दोबारा नेटो ने, और नेटो ने ये वार्निंग ये दी है कि हमें ये लगता है कि हम जो हैं इस जंग के अंदर शामिल हैं और हम न्यूक्लियर हथियार जो हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मकसद, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ तो बाइडन ने कहा था कि हमें नहीं लगता कि रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा, और इधर नेटो ये कहता है, आज नेटो ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम जंग के अंदर हैं, और वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियर टैक्टिकल हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, और आज खैर मैंने इतना किया क्योंकि आज छुट्टी थी, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात, ज़ाहिर सी बात है राब्ते तो होते हैं, जो मेरे पास इत्तलात पहुंच रही है वो यही है कि रूस और अमेरिका और बरतानिया इस जंग को बढ़ाना चाहते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि यूरोप के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है सरासीमगी है, क्योंकि लोग परेशान हैं, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है अक्टूबर चल रहा है, मिड ऑफ अक्टूबर आ गया है, और नवंबर से यहाँ तेज़ सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अपनी सर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि हालात यूरोप के भी ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक तो ये चक्कर अमेरिका का था, मेरी समझ से एक बात बाहर है, मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि अभी हाल ही में 1 आध महीना रह गया है बाइडन के मतलब दोबारा इंतखाब के हवाले से, और बाइडन साहब जो हैं इस तरह वो मतलब जंग को बढ़ा रहे हैं, साथ में बरतानिया है। या तो मुझे लगता है कि कोई डीप स्टेट जो है फिर दोबारा को धांधली करने का प्रोग्राम बनाकर बैठी हुई कि हर सूरत में बाइडन को लाना है, क्योंकि जो पोजीशन चल रही है, अगर बाइडन की जगह कोई दूसरा आता है तो मेरा तज्जिया है कि वो इस सूरत हाल को स्टॉप करेगा। लेकिन जिस तरीके से बाइडन साहब चल रहे हैं तो मुझे तो फिर कुछ दाल में काला ही लगता है। और मेरे जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात तकरीबन 1 दिन पहले जो है इसका खदशे का जो है इजहार ट्रंप ने भी किया था। तो क्योंकि हालात नजर आ रहे हैं, ज़ाहिर है जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, मुझे जो लोग बता रहे हैं, जाहिर सी बात है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा है, वो मुझसे ज़्यादा जानता है, तो उसने भी ये बात कही थी। तो मुझे लगता है कि ये बात सही है कि कुछ मतलब हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन के अंदर भी कोई गड़बड़ करके दोबारा ट्रंप को ये जिताने की कोशिश करें, क्योंकि उधर एक तो ये हालात है बाइडन के, और बाइडन जो है बिल्कुल बेखौफ होकर जनाब वो सऊदी अरब से भी लड़ पड़े। सऊदी अरब को आज उन्होंने बड़ी सख्त धमकी दी है बाइडन ने, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें तेल जो ओपेक जो है, ओपेक प्लस, उसमें तेल की पैदावार जो मैंने बताया था कि आपको उन्होंने कहा था तेल की पैदावार कम करने, तो यूएई ने भी मना कर दिया, अमेरिका ने भी मना, इसने सऊदी अरब ने भी मना कर दिया। तो उसके ऊपर बाइडन नाराज है, और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को मैं तुम्हें बाकायदा धमकी दी है कि मैं तुम्हें ऐसा तुम्हारे मजा चखाऊंगा, और ये मैं जानता हूं कि मेरे जहन में तुम्हारे लिए क्या चीज़ है। बड़ा सख्त बयान दिया है। और इसी दौरान जो है यूएई के जो सरबराह हैं वो पहुंचे हुए रूस में, और रूस के पास जाके पुतिन से जो मुलाकात की, तो मैंने जो अभी मालूम हुआ है, तो अभी तो वाजिबी सी है बातचीत जो मुझे पता लगी है, लेकिन 1 आध दिन में पता लग जाएगी। उसमें जो मुलाकात वाजिबी सी वहाँ से मास्को से पता लग रही है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर ये बात हुई कि जो ओपेक प्लस की जो है पैदावार वो उसको बरकरार रखा जाएगा, इसको मतलब बढ़ाया नहीं जाएगा, उसको कमी किया जाएगा, यानी बाइडन की धमकी के ऊपर वो नहीं आएंगे। और ओपेक प्लस के अंदर रशिया भी शामिल है, और ये कहा गया है कि जो ओपेक प्लस के जो ममालिक हैं, जो उसके मेंबर हैं ओपेक प्लस के, वो आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखेंगे और वो किसी भी बैनुल-अक़वामी सियासत का वो शिकार नहीं होंगे। इनका जो प्लान है तेल की मंडी का या तेल की मार्केट के हवाले से, वो उसको अमेरिका को या किसी बड़ी ताकत को खातिर में नहीं लाएंगे। तो मैं बुनियादी तौर से समझता हूँ कि ये जो एक माहिदा या बातचीत जो हुई है रूस के साथ यूएई की, ये इसमें रूस की कामयाबी नजर आ रही है। और फिर इधर जो बाइडन के साथ जो बात बिगड़ी है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि रूस की कामयाबी नजर आ रही है। हो सकता है कि जैसे ही अब ये बाइडन ने सऊदी अरब को धमकी दी है, तो मुझे लगता है कि रूस फौरी तौर पर जो है ना आगे होकर दोबारा सऊदी अरब के ओपेक प्लस में तो है, लेकिन हो सकता है कि सियासी तौर पर भी उनके साथ मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है ना मामलात मुझे लगता है कि बहुत अजीब है। दूसरा, ज़ेलेंस्की के साथ आज बाइडन ने दोबारा टेलीफोन पर बात की है और उनको कहा है कि वो जो ड्रोन देंगे उसको सरफेस को कवर करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं ड्रोन जो अटैक कर जो आते हैं, मतलब जिन पर मिसाइल वगैरह आते हैं, उसका डिफेंस सिस्टम होता है ड्रोन डिफेंस। और कहा तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो दें, क्योंकि इसराइल के इस हवाले से वो है, इस पर ऑब्जर्वेशन है कि ये इनको नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अब देखें क्या होता है।
लेकिन सूरत हाल अगर सम अप करें ना हम आपको बैनुल अक़वामी, तो बैनुल अक़वामी सूरत हाल ये है कि मामला जो है तीसरी जंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उधर जो ताइवान है और चाइना के मामला है वो भी वहाँ बिगड़ रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ किम योंग जो है वो अपने जो शुमाली जो है कोरिया जो है वो अपने न्यूक्लियर मिसाइल को की तरफ जा रहा है, और उसके जो बयानात हैं वो बयानात हर जगह जो है वो यूरोप को और उनको कंडेम कर रहा है। और जबकि दूसरी जानिब जो ममालिक अभी नहीं थे नेटो के साथ यूक्रेन को सपोर्ट करने में, उनमें ऑस्ट्रेलिया वगैरह कनाडा भी सामने आ गया है। तो वो जो एक तवक्कुत थी ना, हम कह सकते थे कि भाई मामला कहीं रुकावट की तरफ जा रहे हैं, तो मामला रुकावट की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि मामला जो है जंग की बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है, जो कि एक अच्छे साइन नहीं है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल जो भी सूरत हाल होती है उस पर अपना तज्जिया लेकर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।